Dear students, we are going to study about Boltzmann canonical distribution law. डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो हमारा है कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में यह सबसे पहले हमको देखना है कि कोई भी माइक्रो स्टेट जब हम फाइंड करते हैं तो कोई भी माइक्रो स्टेट फाइंड करते समय उसकी जो प्रॉबिलिटी होती है वो प्रॉबिलिटी किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, इसके बारे में हम लोग कंसीडर जरा देखते हैं। तो ये है बोल्ट्जमैन्स कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये है बोल्ट्जमैन्स कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, स्टेटमेंट इसका क्या है, क्योंकि हर थ्योरम टाइप है ये, तो इसका एक स्टेटमेंट भी है। तो स्टेटमेंट इसका जो है इसी है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। क्या है कि कोई भी हमारे पास जैसे एक थर्मल सिस्टम है और उस थर्मल सिस्टम में कोई एनर्जी है, ठीक है, तो उस थर्मल सिस्टम के किसी भी माइक्रो स्टेट में पाए जाने की जो प्रॉबिलिटी है, थर्मल सिस्टम कोई है, ठीक है, उसके जो है किसी एनर्जी में पाए जाने की जो प्रॉबिलिटी है वो प्रूफ करना हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्मॉल e की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई, या लिख सकते हैं एप्सिलॉन आई इज इक्वल टू, आपने बीटा इज इक्वल टू 1/kT पढ़ा है तो आप चाहे बीटा की जगह 1/kT भी लगा सकते हो, तो बाद में वो लगा दिया जाएगा, अभी उसकी जरूरत नहीं है। तो जो किसी भी थर्मल सिस्टम हमारे पास है तो उसके किसी माइक्रो स्टेट में पाए जाने की जो प्रॉबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है e की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई, जहाँ एप्सिलॉन आई जो है वो ith माइक्रो स्टेट जो है उसमें एक पार्टिकल की जो है एनर्जी है, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी है, और बीटा इज इक्वल टू 1/kT। बीटा का नाम आपको याद होगा, बीटा पैरामीटर के नाम से जानते हैं। तो हमें ये चीज़ जो है आपको प्रूफ करनी है, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम कंफर्म कर दें, ये देखिए लास्ट में लिख दे रहे हैं हमें क्या प्रूफ करना है कि पी आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है e की पावर माइनस ये बीटा और एप्सिलॉन। ये अब हम प्रूफ यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता चल ही गया है क्या करना है, तो प्रूफ यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो जरा देखिए प्रूफ क्या है ना, प्रूफ, ठीक है। प्रूफ का बहुत ही सरल तरीका है। आप एक काम करेंगे, सबसे पहले एक छोटा सा बिल्कुल जो है ये बिल्कुल छोटा सा सिस्टम, ये थर्मल सिस्टम है, ये छोटा सा कोई आपने सिस्टम लिया, सपोज करो कैपिटल है कोई भी मान लो, और बगल ये कोई हीट रिजर्वर, ये जो है क्या है, ये हीट रिजर्वर। तो हीट रिजर्वर का मतलब और कुछ नहीं है, हीट रिजर्वर का सेंस ये है कि जैसे एटमॉस्फेयर हमारा है हीट रिजर्वर है, जैसे हम थर्मोडायनेमिकल सिस्टम हो गए तो हमारा एटमॉस्फेयर हीट रिजर्वर हो गया, हम दोनों के बीच थर्मल इक्विलिब्रियम एक तरीके से बना हुआ है। तो उसी तरह से हीट रिजर्वर है, और ये तो हीट रिजर्वर को कोई नाम दे सकते हो, नहीं कोई जरूरत नहीं है। तो एक थर्मल सिस्टम हमारे पास है, ये दोनों एक दूसरे के जो है थर्मल कांटेक्ट में है, और आपको पता है थर्मल कांटेक्ट का सेंस साफ साफ है कि दोनों के जो टेम्परेचर्स हैं इन दोनों के वो टेम्परेचर्स इक्वल होंगे, ये कन्फर्म है, थर्मल इक्विलिब्रियम का सेंस है। इसका मतलब हीट का एक्सचेंज इसमें जो है अपना हो चुका है या इक्वल हो रहा है, जितना ये ले रहे हैं उतना ये दे रहे हैं। लेकिन एक बात छोटी सी और ध्यान रखना है कि सपोज हम कर रहे हैं कि ये सपोज करो ये वाला थर्मल सिस्टम जो है ये ith स्टेट में है, तो ith स्टेट में हम चूंकि तमाम सारे माइक्रो स्टेट होते हैं, तो एक माइक्रो स्टेट मैंने लिया है कि कुछ सिस्टम का ith माइक्रो स्टेट, ठीक है, ये इस समय उसकी एनर्जी भी है, और उस समय जो हीट रिजर्वर है इसकी एनर्जी हम कुछ सपोज कर ले रहे हैं, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए ई डैश ले ले रहे हैं। तो ये बताओ जो टोटल एनर्जी हमारी आएगी, ये टोटल एनर्जी, अब देखो टोटल एनर्जी क्या है, तो टोटल एनर्जी निकाल लीजिए। कैसे, तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम सब मिला के टोटल एनर्जी ऑफ द, है ना, कंप्लीट सिस्टम लिखा जाए तो कि पूरे का है ना, तो कंप्लीट सिस्टम लिखोगे तो वर्ड ज़्यादा मेंटेन। तो कंप्लीट में आपका जो ई आई है और प्लस आपका जो है ई डैश है, दोनों मिलकर के हम कैपिटल ई जो है एज्यूम कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा कैपिटल ई जो है इसमें
याद रखिएगा ये कांस्टेंट है। हम क्योंकि मान रहे हैं कि ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन आउटर एटमॉस्फेयर से बिल्कुल ये सेपरेटेड हैं, आइसोलेटेड हैं। जो कुछ भी होना है इन्हीं दोनों के बीच होना है। ये दोनों बाहर से ना एनर्जी लेंगे और ना बाहर को एनर्जी देंगे, तो जाहिर है आपस के लेन देन से, एक्सचेंज से इनकी टोटल एनर्जी बेअसर रहेगी। ये जो टोटल एनर्जी आपकी कांस्टेंट है। जरूरत पड़ने पर यहाँ पर आपको ई डैश की वैल्यू जरूरत पड़ेगी अगर, तो ये आपकी ई माइनस ई आई, ये कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम आपको पहले ही कंफर्म कर दें। तो ये आपने निकाली। तो ई जो है वो पूरे सिस्टम की एनर्जी है, और ई डैश जो है ये जो हमने थर्मल सिस्टम छोटा सा लिया है इसकी एनर्जी है। और याद रखिएगा कि इसमें जो ई आई की वैल्यू है, ये जरूर आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो ई आई की वैल्यू है ये काफ़ी जो है कम है, ये ज़्यादा नहीं है। जरूरत पड़ने पर इसे आप काफ़ी कम मान सकेंगे। अब सबसे मेन बात पर चलिए आते हैं। सबसे मेन बात, अब प्रोबेबिलिटी जो है कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो चलिए प्रोबेबिलिटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जो भी फार्मूला प्रोबेबिलिटी का हम लोगों को पता है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का वो फार्मूला हम लोग जो है ध्यान देते हैं जरा कि वो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला जो है कैसे है। तो आपको पता है वी हैव, कर देते हैं वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ ith माइक्रो स्टेट एनर्जी, ये तो इसको पी आई से मान लो। तो माइक्रो स्टेट एनर्जी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी ये थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी। आप लोगों को बहुत पहले मैंने पढ़ाया, 4-6 दिन पहले या और ज़्यादा हो गया होगा। थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट के बराबर होती है। नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट को ही हम लोग थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। तो ठीक है, ये हो गया आपका। तो पी आई इज प्रोपोर्शनल टू, ये थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी होती क्या है, ओमेगा। और चूंकि ई का मानना है ना, हमको ई डैश का मानना है, तो ई डैश अगर आप लोग निकालोगे, थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी जो है, थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी की आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो 1 मिनट वैल्यू जब आप पुटअप करेंगे तो ई डैश की जो वैल्यू है उसको आप जो है इसमें कैलकुलेट कर दीजिए। तो यह आ जाएगा आपका ई माइनस ई आई, देखिए जरा, ओमेगा ई माइनस ई आई, या पहले ई डैश कर दो रिजर्वर के लिए, है ना। ई माइनस क्या, सॉरी ई डैश क्या माना है, हेट रिजर्वर, हाँ ई डैश माना है, ई डैश कर दीजिए, ये हो गया। या पी आई ये प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, और ई डैश की जगह क्या हो जाएगा, ई माइनस ई आई। ये आपका जो है ई माइनस ई आई जो है कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो ई माइनस ई आई पे हम लोग जो है ये आ गए। तो अब इसमें एक कांस्टेंट आप कंसीडर कर दीजिए, काम बन जाएगा, बहुत सरल है। तो पी आई इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट चलो मैं सपोज करता हूँ ए है, ओमेगा और ई माइनस क्या है। अब इसे आप कुछ सपोज कर लीजिए, कैपिटल ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, बस केवल इतना ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा कर ये कर दिया। अब इसकी वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, ये पहले मैं आपको याद दिला दूँ, ये वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है, तो इस वैल्यू को देखो मैं कैसे कंसीडर करता हूँ। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू द, है ना, सबसे बढ़िया है आप जो है टेलर्स थ्योरम लगा दीजिए। तो टेलर्स थ्योरम में सबसे अच्छा क्या है, एक्सपेंशन का तरीका बहुत बेहतर है टेलर्स थ्योरम का। एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स, और प्लस जो है ये आपका एच, और यहाँ डेल एफ अपॉन डेल एक्स, है ना। इस तरह से इसको जो है एक्सपेंशन करा करके आप आगे बढ़ा सकते हो टेलर्स थ्योरम को। और आगे भी है, लेकिन आप आगे करने की कोई जरूरत नहीं, तरह से काम हो जाएगा आपका। अब जरा आप देखिए कौन किसकी जगह पर है, ये आप सबसे पहले देख लीजिए, तो आपका जो है जो काम है वो बन जाएगा। अब 1 मिनट जरा, थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी में हम ये तो लिख लिए हैं, एक चीज़ छोटी सी गड़बड़ी है। अगर हम, आपको पता है कि अगर पी आई प्रोपोर्शनल टू जो है ओमेगा ई डैश है, तो अगर हम log ई भी लिखेंगे तो भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ही आएगा, क्योंकि आपको पता है जिस चीज़ का ओमेगा ज़्यादा होगा, है ना, उस चीज़ का जो है वो log भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़रूरत पड़ने पर उसको हम लोग सम्मिलित कर लेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको उठा करके हम लोग
लिखते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू जो है किस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो पहले इसे लॉग में निकाल दीजिए, तो लॉग में निकाल दोगे तो आपकी जो टेलर्स थ्योरम होगी वो निकल आएगी आपकी। तो नाउ पहले लॉग में निकालना है, लॉग ओमेगा और इधर ये ई माइनस क्या ई आई, ये देखिए। तो देखिए जरा एक मिनट, यहाँ केवल ओमेगा ई माइनस ई आई की वैल्यू चाहिए मुझे, लेकिन लॉग लेकर के चल रहे हैं, लॉग बाद में हट जाएगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए ये बताइए इस हिसाब से इसको देखेंगे कितना आएगा। तो ये आ जाएगा लॉग, इसी एक्स फार्मूले को उठा करके रखना है। देखो किसकी जगह कौन है, एक्स की जगह आपका ई है, एच की जगह आपका ये ई आई है, सब पे निशान लगा दे रहे हैं, और एफ जो आपका फंक्शन है वो है लॉग ओमेगा। तो जरा इस हिसाब से इसको रखवाओ एक मिनट। एफ एक्स का मतलब क्या हो जाएगा फिर लॉग ओमेगा, है ना, और एक्स की जगह कितना हो जाएगा ई, इसीलिए मैंने सिंबल में बना दिया सब। लॉग ओमेगा की जगह एफ हो गया, है ना, और उसकी एक्स की जगह जो है ई हो गया, एच की जगह ये हो गया, एक्सपेंशन कर ले जाइए, प्लस एच। एच की जगह हमारे में देखो कितना है, एक मिनट देख लो, एच की जगह हमारे में कितना है, देखो यहाँ पर माइनस ई है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे बोलो माइनस ई आई, और उसके बाद वही डेल अपान, है ना, डेल एक्स। एक्स की जगह पर देखो कितना है ई है, तो ये मैंने लिख दिया, चलो ये हो गया। उसके बाद एक चीज़ और बची है क्या, डेल अपान डेल एक्स हो गया, एफ बचा। एफ किसकी जगह है, देखो लॉग ओमेगा की जगह, तो ये आपका हो गया लॉग ओमेगा, ये इतना आ गया, ठीक है। अब देखिए आगे डैश डैश है, आगे डैश डैश इसमें भी कर दीजिए, क्योंकि आगे के पोर्शंस काफ़ी जो है छोटे होते जाएंगे ना, एच स्क्वायर वगैरह होता जाएगा, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। तो आप इतने को ले लो, और बेस हमेशा याद रहे, सब में बेस जो है नहीं है तो आप समझ जाइएगा कि बेस ये लगाना है आपको, ठीक है। अब एक पुरानी चीज़ को हम याद दिलाते हैं आपको, आप लोगों ने पढ़ा तो है लेकिन फिर भी हम याद दिलाए दे रहे हैं यही जगह आपको, कि ये बताओ कि ये जो आपका डेल अपान डेल ई, ये लॉग ओमेगा जो है, ओमेगा इसे लिखते हो, यही तो बीटा भी है, ये देखिए यही क्या कहलाता है बीटा, यहाँ ई लिखा रहता है केवल, तो डेल अपान डेल ई लॉग ओमेगा, इसका जो है ये बीटा, बीटा आप जानते हो, इसको हम पढ़ भी चुके हैं कि ये कितना आ जाएगा बोलो। इसको हम अब ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि हो सकता है नीचे दिखाई न दे, तो अब दिखाई नहीं देगा तो फिर लिखने से फायदे क्या है, तो इसलिए इसके बाद हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद इसको लेंगे तो देखिए क्या आएगा, इसमें गौर करिएगा, बहुत सरल है, मैथमेटिकल है, थोड़ा सा और ज़्यादा है। तो ये बताओ कि इसका क्या मामला है, देखो लॉग ओमेगा और ब्रैकेट में ई माइनस क्या ई डैश, और उधर से उसे ले आइए माइनस क्या, ये आपका लॉग है ना, ये थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा है क्या, तो लॉग ओमेगा ये हो गया, और उधर से कौन आ रहा है तो माइनस लॉग ओमेगा और क्या ई, ये है, और बराबर कितना बचा इधर देखो, ये वाला बीटा हो गया और ये ई आई हो गया, तो ये हो गया बीटा और ये हो गया क्या ई आई, और ये माइनस के शायद है, माइनस लगा। अब इसको ठीक से लिख लो जरा, लॉग एम माइनस लॉग एम का फार्मूला आप जानते हैं, तो ये हो गया लॉग, है ना, और ओमेगा ई माइनस क्या ई डैश, और अपान में कितना हो जाएगा ओमेगा और क्या इज इक्वल टू, ये कितना हो गया आपका, जरा देखो माइनस और ये बीटा और ई आई। बस अब लॉग हटा दो, तो लॉग हटाना आप कौन सा मुश्किल है, लॉग को आराम से हटा देंगे, ई की पावर इतना बराबर ये आ जाएगा आपका, कि नहीं आ जाएगा। तो बस इसी को उठा करके हम लोग जो है अब रख लेते हैं, और इसमें बस ई की पावर कर देते हैं, बस काम खत्म हो जाता है ना। तो ई की पावर कर दें, अब इसको उठा करके कहाँ रखना है ये आप सबसे पहले जो है देखें, इसको कैसे रखा जाएगा, क्या किया जाएगा। तो पहले तो ये बताओ कि ई की पावर कितना हो जाएगा, माइनस बीटा की आई, है ना, ये देखो ई की पावर ये हो गया, और बचा कितना हो, बचा हमारे पास ये ओमेगा ई माइनस ई डैश, और अपान में बचा ये ओमेगा और क्या इधर का तो उठा करके सब इधर ले। तो बताओ ये ओमेगा ई माइनस क्या ई आई था कि ई डैश था, क्या था ई डैश था, और ये इधर आ गया ओमेगा ई, और इधर जो है ई की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, हल्का समझ, ज़्यादा नहीं, तो ये आपका काम लगभग बन गया है। ये बताओ ओमेगा ई, इसे पहचान रहे हो, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है, कैपिटल ई जो है टोटल की एनर्जी है ना पूरे सिस्टम की,
तो अगर पूरे की एनर्जी है तो जाहिर सी बात है, पूरे की एनर्जी है तो पूरे की जो थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी होगी जो भी होगी वो कांस्टेंट होगी। तो ये बताओ ये कांस्टेंट है, तो एक नया कांस्टेंट जो है आप इन्वॉल्व कर लीजिए, कोई नया कांस्टेंट, इसको मैं हटा रहा हूँ, इसकी जगह नया कांस्टेंट कोई e की पावर माइनस बीटा ei, ध्यान रखिएगा ei, ये नया कांस्टेंट। रीजन क्लियर कर लीजिए एक बार। कैपिटल ई टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है तो उसकी थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी भी जो है वो कांस्टेंट होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आपका काम क्या है, जो इक्वेशन हमारे पास ये बना हुआ है, इसीलिए इक्वेशन उनको मैंने मिटाया नहीं, ये वैल्यू देखिए, ये वैल्यू तुम्हारी जो आई है इक्वेशन वन में बस पुट कर दो। तो देखिए जरा, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन क्या फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में जरा रख दो, तब इसको मिटाएंगे। तो बताओ पी आई जो है प्रोपोर्शनल टू ए हो गया और इसकी जगह पर आपका आ गया p और e की पावर माइनस बीटा और e। अब नीचे मिटा सकते हैं, अब जरूरत खत्म हो गई हमारी। अब ये बताओ ए बी दो कांस्टेंट हो गए। अब दो कांस्टेंट का सबसे अच्छा सिस्टम है कि आप इन दोनों कांस्टेंट को हटा करके इसकी जगह एक नया कांस्टेंट को लेकर दीजिए, ये c हो गया नया कांस्टेंट और आपका ये हो गया। तो नया कांस्टेंट जब आप इस तरह से हटा दोगे तो कांस्टेंट रहने ना रहने से कोई मतलब नहीं है ना। तो p प्रोपोर्शनल टू आपका है ना, ये हो जाएगा e की पावर माइनस बीटा और ये आपका e है। इसमें हम भूल गए पहले कि मैंने कांस्टेंट यूज किया था कि इक्वल चल रहा था, इक्वेशन भी मैंने मिटा दिया। अब इक्वेशन है नहीं मेरे पास, पता नहीं मैंने कांस्टेंट यूज किया था स्टार्ट में कि नहीं यूज किया था, वो हमें लगता है कांस्टेंट यूज किया था यहाँ पर जब मैंने लिखा था तो शायद यूज किया था, थोड़ा भूले हैं कि यूज किया था कि नहीं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यूज किया हो या ना किया हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अगर यूज किया भी है तो पी आई प्रोपोर्शनल टू आपका कितना आ गया, ये इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ये प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और ये ई आई अपॉन बीटा की जगह ये रख दो, आप ये भी कर सकते हो। ये जो है आपका बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, जहाँ ई आई को हम एप्सिलॉन आई भी लिखते हैं, जैसे शुरू में मैंने पढ़ाते समझाते समय लिखा था। तो जो प्रोबेबिलिटी है ith माइक्रो स्टेट में मॉलिक्यूल्स के भरने की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ith जो हमारे पास माइक्रो स्टेट है उसमें एक पार्टिकल की एनर्जी ये है और t जो है वो पूरे सिस्टम का टेम्परेचर है जो कि जो है कांस्टेंट है, इसलिए उसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात ये है कि कौन किस पढ़ने से क्या घटेगा बढ़ेगा, जरा एक चीज इसमें भी तो चेक करना। ये बताओ अगर ई आई की वैल्यू लो हो जाए, देख लो माइनस लगा है, ई आई की वैल्यू अगर लो हो जाए तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हाई। इसका क्या मतलब है, लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर पर, टेम्परेचर पहले जो है कांस्टेंट का लो नहीं थी, फायदा नहीं होगा एक को जो सोच रहे हो। तो कैपिटल टी अगर कांस्टेंट है तो ये कह रहा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर ध्यान रखिएगा कि उन्हीं के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी हाई होगी, उन्हीं मॉलिक्यूल्स के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी हाई होगी जिनकी एनर्जी जो है वो कम होगी। ये हमेशा ध्यान रहे, जिनकी एनर्जी कम होगी उनकी प्रोबेबिलिटी हाई होगी। तो ये तो आपकी मैथ कह रही है, फार्मूला कह रहा है, लेकिन अब आप इसको जरा फिजिक्स के एंगल से देखिए ये क्या कह रहा है। साफ, ये बात तो साफ हो गई ना कि जिनकी एनर्जी कम है ना, उनके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हाई है। तो मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका सेंस ये है कि आप जानते हो जब कोई मॉलिक्यूल, जब कोई थर्मोडायनेमिकल सिस्टम जब अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में होता है तभी वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो आपको जब ये पता है कि जब लोअर एनर्जी स्टेट में स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है तो लोअर एनर्जी स्टेट में ही उसकी प्रोबेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा होगी, पक्का हो गया। तो एनर्जी अगर लो हो गई तो लोअर एनर्जी स्टेट हो गया और स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसका मतलब पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये बात पक्की हो गई। हमारी पुरानी थ्योरीज भी यही कहते हैं कि लो एनर्जी स्टेट में कोई चीज़ सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। दूसरी बात ये है, टेम्परेचर की बात करें, अगर ये कांस्टेंट कर लो टेम्परेचर की बात करें। अब ये बताओ अगर टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर का क्या होगा, जरा देखिए। अगर टी बढ़ाओगे, ऐसे देख लो यहाँ पर, अगर टी जो है आप इंक्रीज करोगे, ध्यान देते जाइए कि इसको हटा के, टी अगर इंक्रीज करोगे तो आपका पूरा जो केटी होगा ये इंक्रीज हो जाएगा, और ये अगर इंक्रीज हो जाएगा तो जो ई आई अपान केटी है ये डिक्रीज हो जाएगा, ये भी पता है। लेकिन माइनस लगा हुआ है, और कोई चीज़ अगर ये आपकी डिक्रीज हो रही है तो माइनस लगी हुई है, तो माइनस लगे होने के कारण क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी।
एक ही पक्का हो गया। ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से देख लो कि कैपिटल टी अगर इंक्रीज करेंगे तो आपका पूरा के टी इंक्रीज हो जाएगा, के टी अगर इंक्रीज हो जाएगा तो जो ई आई अपान के टी है डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन माइनस लगा हुआ है, जाहिर सी बात है ये जितना कम होगा माइनस में अगर लगा है तो ये उतना ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि अगर ये पूरा ज़्यादा होगा तो पी आई भी मैक्सिमम हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो कुल मिलाकर के टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये भी किसी न किसी तरफ इशारा कर रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि कैपिटल टी ज़्यादा होने का मतलब क्या है। जानते हो जब दो सिस्टम को जो है कनेक्ट किया जाता है तो कनेक्ट करने पर होता क्या है कि वो सब फाइनली क्या करते हैं कि फाइनली एनर्जी को एक्सचेंज करके वो एक टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। टेम्परेचर उसके बाद नहीं जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जब तो दो चीज़ें मिल जाती हैं आपस में तो एक जो है फाइनल टेम्परेचर डेवलप हो जाता है। तो फाइनल टेम्परेचर चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो उसी को हम ज़्यादा मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ नहीं सकता है, तो वही हाईएस्ट टेम्परेचर है, वही समय थर्मल इक्विलिब्रियम होता है और वही समय प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये सबसे बड़ी बात है, तो ध्यान रखिएगा। तो जो थर्मल इक्विलिब्रियम होता है वो मैक्सिमम टेम्परेचर को बताता है, क्योंकि उससे ज़्यादा टेम्परेचर पाया नहीं जा सकता, और अगर पाया नहीं जा सकता तो उसी समय प्रोबेबिलिटी जो है सबसे हाई होती है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में प्रोबेबिलिटी सबसे हाई होगी। जरा एक मिनट टाइम देख लें कितना हो गया है। हाँ, टाइम भी जो है पर्याप्त हो गया है, 21-22 मिनट। तो प्रोबेबिलिटी तो इसकी जो है ख़त्म हुई। और एक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर है, मैं 2-3 मिनट में ही लेकिन उसको बताऊंगा इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर को, क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाएगा तो जाएगा नहीं। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर गौर करिएगा। तो कुछ नहीं, बहुत सरल है। तो ये बताओ P प्रोपोर्शनल टू, अभी हम लोगों ने पढ़ा e की पावर माइनस बीटा ई आई। ई आई को बेसिकली आप एप्सिलॉन से लिखा करो, आपकी आदत बन जाएगी धीरे धीरे। तो ये बताओ ये होता है। तो दो प्रोबेबिलिटीज हैं, जरा गौर करिएगा कौन कौन। सबसे पहले अगर कोई हमारे पास सेल है उसमें एक पार्टिकल की एनर्जी एप्सिलॉन 1 है, उसके जो रखने की प्रोबेबिलिटी है वो P1 है, ये हो गया। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर दूसरा कोई पार्टिकल है ना, ये देखो e की पावर माइनस बीटा, ये देखो दूसरा कोई सेल लेते हैं उसमें पाए जाने की प्रोबेबिलिटी P2 है, एनर्जी E2 एप्सिलॉन 2 है। तो अगर दोनों को डिवाइड कर दे तो जो भी कांस्टेंट होगा कट जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। तो बताओ ये P1 बाई P2 इज इक्वल टू e की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन 1 अपान e की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन 2, ये हो जाएगा। अब ये बताओ कि P1 बाई P2 इज इक्वल टू e टू द पावर, इनको ऊपर उठा लो तो ये बीटा और एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2 ये प्लस में जाएगा ना जो नीचे वाला है, ये हो जाएगा। अब आप यहाँ से गौर करिए, ये एप्सिलॉन ये बीटा की वैल्यू आप इसी में पुटअप कर लो, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत करेगा ये। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1 अपान के टी, ऐसे कर ये बढ़िया। लॉग ले लो, टेकिंग लॉग लोगे तो एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1 अपान के टी, और इधर ये log e बेस E1 हो जाएगा और इधर आपका log B1 बाई B2, ये आपका बच जाएगा। अब ये बताओ इतना हो गया, log समझ में आ गया होगा सबके, ये आ गया। इधर log e बेस E1 हो गया। अब टेम्परेचर की अब हमें ज़रूरत है, तो टेम्परेचर किसके बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1, ये और अपान में कौन जा रहा है के, और log P1 बाई P2। ये दोनों प्रोबेबिलिटीज पता हो और दोनों की एनर्जीज पता हो तो आप जो है तुरंत टेम्परेचर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब की बार जो पेपर था उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था इसी का, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 दिया था, P1 P2 दिया था, D निकालना था, बहुत सरलता से निकल आएगा। तो समय ज़्यादा हो गया है, गर्मी भी बहुत है, इतने समय कहा था मैंने इसलिए वीडियो बना रहे हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई है इसमें। तो यहीं पर जो है हम रोकते हैं, इसको ठीक से जो है पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना। धन्यवाद।